नमस्कार आप सभी का। मेरा नाम गौरव मिश्रा है और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट का खास कार्यक्रम सोशल पंचायत। आज हम पंचायत करेंगे यूपीएस को लेकर। मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को 24 अगस्त को ऐलान किया था। इसके बाद लोगों के मन में तमाम सवाल हैं कि क्या ये यूपीएस एनपीएस से कितना अलग है, ये यूपीएस कितना फायदेमंद है लोगों के लिए। इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी बैठे हुए हैं। तो मैं सबसे पहला कमेंट लेना चाहूंगा अरुण जी से। अरुण भाई, ये जो यूपीएस है ये एनपीएस से कितना अलग है? देखिए और ये जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए कितना फायदेमंद है? देखिए, सबसे पहले तो हम इस मूव की बात करें क्यों मोदी सरकार को ये जो एनपीएस है यूपीएस सॉरी माफ कीजिएगा एनपीएस की जगह यूपीएस को लेके आना पड़ा। देखिए, सबसे पहले तो पॉलिटिकल प्रेशर बहुत था, विपक्ष की ओर से लगातार ये मुद्दा उठाया जा रहा था। वो तो ओपीएस की मांग कर रहे थे, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम। तो एनपीएस और अब वो लेके आए हैं यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो इसमें जो प्रावधान किए गए हैं, सबसे पहला प्रावधान तो यही है कि जो 12 महीने की सैलरी जो विड्रॉ की जाएगी, बेसिक सैलरी होगी, उसका 50% जो है आपको गारंटीड मिलेगा, पेंशन के रूप में मिलेगा। बिल्कुल। तो ये जो एक प्रावधान किया है ये काफी अहम हो जाता है, क्योंकि ओपीएस में नहीं था और एनपीएस में भी तो सरकारी कर्मचारियों को यही उनकी तरफ से यही डिमांड की जा रही थी कि ओपीएस वापस लाया जाए। तो मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल मूव है ये। सबसे पहले दर्शकों को ये समझा देना चाहिए कि ओपीएस और यूपीएस में अंतर क्या है। ओपीएस जो था ओल्ड पेंशन स्कीम, वो 2003 तक अस्तित्व में था। 2004 में वाजपेयी सरकार आई, उसने ओपीएस को बंद करके एनपीएस लागू किया। हालांकि बाद में उसको राजनीतिक रूप से बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, जिसकी जिसने कई मंत्रियों को, कई नेताओं को, कई राज्यों के वित्त सचिवों से बातचीत करने के बाद यूपीएस लागू करने की सिफारिश की। यूपीएस में क्या था, ओपीएस में क्या था? ओपीएस में था कि जो पेंशन देना था वो एकमुश्त था, वो एग्जैक्ट था कि इतना पेंशन देना है। लेकिन जो यूपीएस है, यूपीएस में आपके पेंशन का, आपकी जो सैलरी है उसकी सैलरी का 10% हिस्सा काट कर हर पर मंथ, और उसके बाद सरकार की तरफ से 18.5% पेंशन ऐड करके वो आपको दिया जाएगा। यही फैक्ट फिगर है ना सौरभ जी? ये यूपीएस में है। एनपीएस में क्या था कि वो सिर्फ 14% सरकार पेंशन दे रही थी। 10% पैसा वहां भी सैलरी से कट रहा था पर मंथ, 10% पैसा यहां भी कट रहा है। दोनों में अंतर बस ये है कि 4.5% पेंशन का जो पैसा है वो ऐड हो जा रहा है सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों को। अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो 23 लाख कर्मचारियों को उसके सीधे फायदा हो रहा है। अगर राज्य सरकारें इसे लागू करती हैं तो 90 लाख कर्मचारियों को इस यूपीएस से डायरेक्ट फायदा होगा। बीजेपी शासित जो राज्य है उसमें महाराष्ट्र ने लागू कर दिया है। यूपी में अभी हलचलें तेज है। तो क्या लगता है सौरभ जी कि यूपी में भी लागू किया जाएगा? देखिए, एक तो क्लियर बात है कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं या एनडीए का जहाँ पे शासन है वो तो लागू कर देंगे, लेकिन जो जहाँ पे इंडिया का है, हाँ, गठबंधन का सरकार है, वहाँ पर दिक्कत होगी, ये नहीं लागू होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ओपीएस की मांग अभी भी वहीं बरकरार है। क्योंकि एनपीएस और यूपीएस में तो बहुत हल्का सा फर्क है। जिसमें देखा जाए तो एनपीएस ज़्यादा कुछ कमी थी उसमें, उसको इम्प्रूव करके यूपीएस ले आया गया है। इसको यू टर्न भी बता रहे हैं विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से यू टर्न ही बताया जा रहा है। लेकिन इसमें आज संजय सिंह का बयान आया कि ये तो एनपीएस से भी वाहियात है। आप जब कोई एम्प्लॉय नौकरी कर रहा है, अगर उसने 25 साल तक नौकरी की, आप उसी की सैलरी से 10% काटते रह गए, फिर उसके बाद आपने क्या किया, आखिरी साल में आके अपने 6 महीने का पैसा एक मुश्त आप उसको दे देंगे। लेकिन आप उसी का पैसा आप उसको दे रहे हैं, तो ये कैसा पेंशन होगा? नहीं, तो फिर सरकार 18.5% का जो डी है वो ऐड करके सरकारी पेंशन में तो दे रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ओपीएस जो था, विपक्ष ओपीएस पे क्यों अड़ा हुआ है? ओपीएस में विपक्ष ही नहीं, कर्मचारी भी अड़े हुए हैं। आखिर क्योंकि ओपीएस में भाई एक भी हिस्सा आपको कर्मचारी नहीं देता था। हाँ। पूरा का पूरा सरकार की तरफ से पेंशन दिया जाता था, और उसमें मान लें कि डीए वाला फायदा अभी मिलेगा। लेकिन अब कर्मचारियों का ही पैसा आप 10 साल काटेंगे, मतलब 25 साल की सैलरी उनकी 10% करती रहेगी, और वही बाद में आप उनको दे रहे हैं। अच्छा सौरभ जी, ये बताइए, जो पुराना ओपीएस था, क्या उसमें ऐसा प्रावधान था कि कर्मचारी के मृत्यु के बाद उनको परिजनों को भी पेंशन दिया जाएगा? हाँ, उसमें 50% था, और इसमें 60% का प्रावधान। 60%
कुछ चीजें अच्छी की गई हैं, लेकिन हालांकि उसमें भी तो महंगाई भत्ता मिलता था उस वो पेंशन तो था, महंगाई भत्ता पेंशनधारी। किसी ने नहीं बदला, चाहे वो एनपीएस हो, चाहे यूपीएस हो, चाहे वो ओपीएस हो, उसमें सेम है। तो फिर ये ओपीएस यूपीएस से अलग कैसे है? ओपीएस और यूपीएस में फर्क यही हो गया ना कि अभी ओपीएस में सरकारी कर्मचारी की सैलरी से 10% हिस्सा उसको देना पड़ेगा, और ओपीएस जो था उसमें कुछ सारे का सारा पैसा जो देता था पेंशन, वो सरकार की तरफ से दी जाती थी। अरुण जी, राजनीतिक गलियारों में एक बड़ी चर्चा है कि लंबे अरसों से लंबित ये जो मामला था पेंशन को लेकर, सरकारी कर्मचारियों, केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर, तो जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उससे पहले ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए हमने ये भी देखा था कि लोकसभा चुनाव से पहले तक विपक्ष की ओर से, खासकर कांग्रेस की ओर से लगातार ये मुद्दा उठाया गया। हमने राज्यों के चुनाव देखे जहाँ पे ये मुद्दा उठाया गया। कर्नाटक ले लीजिए आप, यहाँ पे ओपीएस का मुद्दा जमकर उठाया गया, और फिर हिमाचल ले लीजिए, वहाँ पे भी ओपीएस का मुद्दा उठाया गया। जमकर रैलियाँ की गई कर्मचारी संगठनों की ओर से, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज का भी समर्थन था। लेकिन लोकसभा चुनाव में हमें एक तरह का यूटर्न देखने को मिला, क्योंकि ओपीएस को इतनी पुरजोर तरीके से विपक्ष की ओर से आगे सामने लाकर नहीं लाया गया। तो और अब जो है लगातार जो है कांग्रेस की ओर से या विपक्ष लगातार मोदी सरकार को इस मुद्दे पर घेरे रखे हुए था। तो अब जहां का हमने देखा कि अभी उपचुनाव आ रहे हैं और राज्य के चुनाव फिर से आ रहे हैं, तो फिर से ये मुद्दा जो है गरमा सकता था। मुझे लगता है इसी वजह से ये मोदी सरकार एक मास्टर स्ट्रोक है, नई पेंशन स्कीम ला देना, ताकि जो है कर्मचारियों को भी कुछ दे दिया जाए जो उनकी मांगे थी। कुछ हद तक उन्हें कम करने का जो है काम किया गया है। हालांकि हमने ये भी देखा कि कई सारे संगठन हैं जो अभी भी लगातार विरोध कर रहे हैं। एक संगठन ने तो 2 से 6 सितंबर तक ब्लैक डे भी मनाने का जो है ऐलान किया है। तो अभी भी मुझे लगता है कि काम किया जाना बाकी है। कुछ संगठन अभी भी खुश नहीं है कर्मचारी, तो ये सरकार को देखना जरूरी है कि क्या जो है उनकी हालांकि सरकार और टीवी सोमनाथन ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने जो यूपीएस की सिफारिश की है केंद्र सरकार से, वो तमाम संगठन, सरकारी कर्मचारियों, तमाम संगठन, वित्तीय सचिव, ऐसे लोगों से बातचीत करके ये सारी चीजें लागू करने की सिफारिश की है। हालांकि सौरभ जी, जिस हिसाब से जब से मोदी 3.0 गवर्नमेंट में आई है, आप देखिए कि गवर्नमेंट किसी मुद्दे पर विपक्ष को वॉकओवर देना नहीं चाहती है। चाहे आप वो SC/ST रिजर्वेशन की बात कर लें, चाहे आप वो क्रीमी लेयर वाली बात कर लें। आज देखिए, इतने लंबित मामला था, इतने दिनों से चला आ रहा था। सरकार चाहती तो पहले भी इन मामलों को सुलटा के अपने तरीके से चीजें सही करती, लेकिन क्या ऐसा लगता था कि राहुल गांधी इसे आगामी विधानसभा के चुनाव में मुद्दा बनाते या विपक्ष इस पे हावी हो जाता, मोदी सरकार को घेर लेता? तो क्या प्रधानमंत्री वॉकओवर देने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं विपक्ष को किसी भी मुद्दे को लेकर? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिए कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और साथ में 2 प्रदेश है जहाँ पे अभी भी ओपीएस है। हाँ, तो राजस्थान में तो अभी एनपीएस ही नहीं लागू है, अगला वहाँ बीजेपी सरकार है। हाँ। अब चुनौती वहाँ ये होगी कि पहले तो एनपीएस ही नहीं लागू है, तो यूपीएस कैसे लागू होगा, और वहाँ पे काफी विरोध भी होगा। लेकिन जहाँ पे चुनाव है, हिमाचल इसमें एक पड़ेगा जहाँ पर चुनाव है और वहाँ पर ओपीएस है, तो क्या वहाँ पे यूपीएस लागू हो पाएगा? ये बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि ओपीएस ही बेटर ऑप्शन है, कर्मचारियों के हित में है अगर देखा जाए तो। चाहे वो एनपीएस हो, चाहे वो फिर यूपीएस हो, ये दोनों के दोनों ही कहीं ना कहीं कर्मचारियों को शोषण है, क्योंकि आप एक तरीके से उन्हीं का पैसा काट करके आप इम्प्लॉय। आज संजय सिंह का बयान एकदम सही बात है। देखा तो बीजेपी की तरफ से 2004 में आया था, 2004 में एनपीएस आ गया, इसको चलने लगा, फिर कांग्रेस भी आई सत्ता में। हालांकि सरकार ऐसा दलील दे रही कि एनपीएस खत्म नहीं हुआ है, अब ऑप्शन रहेगा, ऑप्शनल कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस आई थी, उन्होंने ओपीएस क्यों नहीं लेके आए? अगर कर्मचारी के हित में जोर बोलते हैं तो अगर या तो उनको एनपीएस को अच्छा कहना पड़ेगा। नहीं, उस समय वाजपेयी जी ने ये क्लेम करा था कि जो सरकारी खजाना है उस पर ज्यादा अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, इस वजह से वो एनपीएस लेके आए। आप गौरव, आप बताइए कि चलिए मान लो उसकी वजह से अतिरिक्त बोझ पड़ा कर्मचारियों की वजह से, भर्तियां किस तरह से निकलती ये सभी को पता है। उसके बाद में अगर आप किसान सम्मान निधि के नाम पे 6,000 रुपये दे रहे हैं, लखपति दीदी बनाने की बात कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, उससे सरकारी बोझ पड़ रहा है, लेकिन कर्मचारियों को पेंशन देने में सरकार का जो खजाना वो खाली हो जा रहा है। तो ये एक गलत तरीके का लॉजिक दिया जाता है हर बार सरकार की तरफ से। आप और सारी योजनाओं में करते हैं, कर्मचारी अगर काम कर रहा है तो आप उसी हिसाब से उसको पेंशन देना चाहिए, उसके घर वालों को उसके जाने के बाद में जो भी मुआवजा होता है, जैसा भी होता है, वो सारी उसी तरीके से होनी चाहिए। आखिर वो एक वेल प्लान बनाया गया था। सरकारी कर्मचारी का जो पेंशन होता है, पैसा होता है, एक लिमिटेड होता है, उसके पास इनकम के सोर्स लिमिटेड होते हैं। उसके बाद आप उसमें ये कह दें कि केवल राजस्व बढ़ जा रहा है इसलिए हम उसको हटा दे रहे हैं, कल आप पेंशन ही खत्म कर देंगे। इसका मतलब तो यही है ना, आप धीरे धीरे जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं। ये पॉइंट भी नोट करना जरूरी है, क्योंकि
जब किसान सम्मान निधि की बात आती है तो उसमें जो बेनिफिशरीज हैं उनकी संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन और जो बेनिफिट मिल रहा है किसान सम्मान निधि से वो भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन पेंशन की अगर हम बात करें तो पेंशन का जो टोटल सम होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो आर्थिक बोझ है वो हाँ बिल्कुल कहीं ना कहीं पड़ता है। लेकिन इसमें सरकार के ऊपर ओनस आता है कि वो रेवेन्यू के तरीके निकाले, मॉडल निकाले एक नया, जिससे वो जो एक्स्ट्रा बोझ पड़ रहा है उसको कहीं कहीं ना कहीं किसी बदलते समय के तरीके से साथ काट तो दिया जाए। टैक्स में भी अब जब बजट आता है तो कुछ ना कुछ टैक्स बढ़ टैक्स जाती बढ़ता है। रहता है। हाँ, न्यू तो स्लैब्स सरकार- आ जाती हैं। हाँ, नहीं सब चीजें होती है, सारी चीज लेकिन आप कर्मचारियों का ही पैसा काट लेंगे, उनको दे देंगे, उनसे ही सारी चीजें वसूल करनी है आपको। लेकिन उसकी उनको पैसे देने के नाम पे आपका राजस्व घाटा लग जाता है। आप रेवेन्यू का तरीका नहीं कर रहे हैं, टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, सब चीजें होती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ओपीएस की मांग जो अभी भी है, मुझे लगता है कि वो बेहतर है। जाए- और तो विपक्ष जो जब विपक्ष मतलब एक मिनट, जब विपक्ष इसकी मांग उठाता तो विपक्ष को भी तो कोई समाधान ले लाना चाहिए। सवाल उठाने से कुछ नहीं होता है कि अगर आप बोल रहे हैं कि हाँ आर्थिक बोझ पड़ता है तो आप सॉल्यूशन बता दीजिए। आपके टीम में भी मुझे तो ऐसा अर्थशास्त्री हैं। लगता है कि जो यूपीए 1-2 की सरकार थी उस समय तो एनपीएस लागू हो गया था, सरकार में आप भी थे। आज राहुल गांधी विपक्ष में तो सवाल उठा रहे हैं कि ओपीएस ओपीएस ओपीएस, हाँ झंडा बुलंद करे हुए। जब आप सरकार में थे तो आपको यूपीएससी क्यों नहीं याद और है? ऊपर से लोकसभा चुनाव भी जब हुए तब भी ओपीएस का मुद्दा इस तरीके से नहीं उठाया गया कि ये दोनों सरकारें, चाहे वो यूपीए की हो चाहे वो एनडीए की हो, ये दोनों सरकारें ओपीएस का मुद्दा नहीं उठा सकती, क्योंकि इन दोनों को मौका मिला था इसको वापस लेने का। लेकिन जब राज्यों का चुनाव आता है तब ये मुद्दा गर्मा जाता है। देखिए जब राजस्थान में, हिमाचल जहाँ पे कांग्रेस की सरकार बिल्कुल। थी, वहाँ पे ओपीएस है, उन 4 राज्यों में अभी भी ओपीएस चल रहा है। तो मुझे लगता है ये बेटर ऑप्शन है। आप रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश कीजिए, कर्मचारियों को और अधिकार बढ़ाने की कोशिश कीजिए, उनको सुविधाएं देने की कोशिश कीजिए, ना कि उनकी सुविधाओं को और कटौती कर करके आप आज एनपीएस के बाद यूपीएस लेके आए, कल आप कोई और नई चीजें लेके आएंगे पेंशन स्कीम, और उसमें हो सकता है कर्मचारियों से आप ज्यादा पैसे काटने लगे, मतलब हमारा वही लोड बढ़ रहा है। सरकार फ्री बेबीज बांटने के चक्कर में इतना आगे बढ़ चुकी है कि वो आर्थिक बोझ जो सरकारी खजाने पड़ रहा है उसका कहीं ना कहीं से वो हिसाब किताब के लिए वो सरकारी जो पेंशनधारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनके पेंशन से, उनके सैलरी से ये वही कटौती बात करने हुआ कि पर बाहर आमादा वालों हो खुश गई करने है। के चक्कर में हम जो घर में हैं, अपने घर में जो काम करने वाले हैं, उनको ही दुखी किया जा रहा है। फ्रीबीज का भी ये मुद्दा उठता है कि अगर विपक्ष करता है तो सरकार या बीजेपी की ओर से उसे फ्रीबीज कहा जाता है, रेवड़ी कहा जाता है, लेकिन अगर वही काम सरकार की ओर से किया जाता है, बीजेपी की सरकार की ओर से किया जाता है तो उसे जन कल्याणकारी योजना बता दी जाती है। आप ये देखिए, बीजेपी की तरफ से जब बजट लाया जा रहा है पिछले 10 सालों से, उस बजट में ये कहा जा रहा है कि हम नए बड़े ऐलान इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि हम पहले उनको पूरा कर लें, उस तरीके से रेवेन्यू नहीं आ रहा है। तो आप जब इम्प्लाइज की बात आती है तो आप ओपीएस पे क्यों नहीं गौर करते हैं? आप उसमें धीरे धीरे बदलाव करते हैं। आपने सीधा 10% से काटने लगे। इम्प्लाइज के फंड में से, इम्प्लाइज की सैलरी में से एक 10% बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो आप उनकी सैलरी से आप उनके पूरे करियर में काटेंगे, और बाद में आप वही पेंशन में उनको मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप कह तो रहे एक तरह बजट में बड़ा ऐलान नहीं कर रहे हैं कि हम मैनेज कर रहे हैं क्योंकि रेवेन्यू में दिक्कत आ रही है, तो अब आप सैलरी काटने लेंगे, कल आप कहेंगे 15% काटें क्योंकि हमारे रेवेन्यू में असर आ रहा है। लेकिन जिस हिसाब से लगातार टैक्स की दरें बढ़ रही हैं, आम आदमी के पॉकेट पे जिस हिसाब से असर पड़ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की तरफ से फिलहाल आम आदमी को कोई राहत मिलने की कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। लेकिन फिर भी सरकार टैक्स कलेक्शन को लेकर हमेशा रोना रोती रहती है कि हमें टैक्स नहीं मिल पा रहा है, हमें अपने जो प्लान्स बनाए हैं वो प्लान्स पूरे नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं ये तो सरकार की फेलियर होगी। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सरकारी कर्मचारियों का आपने यूपीएस ला रहे हैं तो आप उनको टैक्स में रिसेशन दे दीजिए ना भाई, कि उनके टैक्सेज के अलग हो, प्रावधान हो। नहीं तो फिर एक लोकतांत्रिक देश में दो तरीके का फिर तो आप वो हो दो जाएगा। बातें अभी भी कर रहे हैं ना कि आखिर उनका अधिकार या छीनने का अधिकार किसने दिया सरकार को? कि आपने अचानक से कह दिया नहीं आपको ओपीएस के तहत पेंशन नहीं मिलेगी और आपका हम 10% सैलरी काटेंगे। तो ये अचानक से 10% सैलरी कट जाना किसी के लिए भी इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बड़ा असर करता है, और इसको मुझे लगता है कि इस पर सरकार को विचार करनी चाहिए। और सरकारी कर्मचारी जो डिमांड कर रहे हैं आज ओपीएस को लेकर के, वो बिल्कुल पुख्ता है, सही है। तो ये सिर्फ सरकार के ऊपर नहीं आता, ये विपक्ष के ऊपर भी आ जाता है कि जब आपकी बारी आती है तो आप इस मुद्दे को उस तरह से क्यों नहीं उठाते हैं। जब राज्यों की बात आती है तब अलग आपका स्टैंड होता है, जब लोकसभा के चुनाव की बात होती है तब आपका अलग ये स्टैंड तो होता है। एनपीएस और यूपीएस को लेकर गए घुमाने की साजिश है कि बस घुमा दो कि ये पेंशन मैंने बदल दिया, अब आपको और अधिकार मिलेगा, 4% में बढ़ा दिया, वो सरकार देगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब एनपीएस और यूपीएस ओपीएस से बेटर कभी नहीं हो सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोग का। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो अभी तक की जो सवाल थे आपके यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस को लेकर, उन सवालों का जवाब आप सभी दर्शकों को मिल गया होगा।
और जो भी चीज़ें, जो भी आपको फैक्ट एंड फिगर नहीं समझ में आ रहे होंगे, वो फैक्ट एंड फिगर भी हमारे दोनों साथियों द्वारा बखूबी समझाया गया। इसके बाद भी अगर आपको चीज़ें कुछ क्लियर नहीं होती तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला वीडियो हम फिर से लेके आएंगे इसी मुद्दे पर। तब तक के लिए धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।